नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट गुड्डू लेकर आया हूँ बहुत शानदार कहानी। कोशिश करता हूँ आपको कहानी सुनकर बड़ा मज़ा आएगा। आज मैं जो कहानी सुना रहा हूँ वो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी एक कहानी है, वफा का खंजर। अगर कहानी आपको पसंद आए तो कहानी को लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विजयगढ़ और जयगढ़ राज्य में कई तरीके की समानता थी। दोनों ही बेहद संपन्न और मजबूत और धार्मिक राज्य थे। दोनों राज्य की रस्मों रिवाज ही नहीं बल्कि बोली भी एक जैसी ही थी। यहाँ तक कि विजयगढ़ और जयगढ़ के राज्य की लड़कियों की शादियाँ भी एक दूसरे के राज्य में होती थी। अंतर की बात करें तो यही था कि जयगढ़ की कविताएं विजयगढ़ वालों को पसंद नहीं आती थी और विजयगढ़ वालों का शास्त्र जयगढ़ वालों के लिए धर्म के समान था। दोनों राज्य के लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा हमेशा रहता था। इन राज्यों में से किसी में भी तरक्की से जुड़ा कोई कार्य नहीं होता था तो दूसरा राज्य वाला यही समझता था कि उससे उनका नुकसान होगा। ऐसा ही नहीं कि इनकी तरक्की के कार्यों में कम पढ़े लिखे लोगों को ही परेशानी होती थी, बल्कि बुद्धिमान लोग भी सिर्फ आपसी ईर्ष्या की वजह से उन्हें खराब भी ही कहते थे। विजयगढ़ की एक छोटी सी बात भी जयगढ़ वालों को बहुत बड़ी होती थी। उनके मन में होता था कि इसका बदला हम विजयगढ़ वालों से लेंगे। ठीक ऐसा ही जयगढ़ वालों के साथ भी होता था। दोनों राज्य इसी कोशिश में रहते थे कि कुछ ऐसा करे कि सामने वालों का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। नियम और व्यवस्था से जुड़ी चीज़ें जैसे आग की तरह फैलती थी। अखबार हो या लोगों का मन, हर जगह यही आवाज़ आती थी कि विजयगढ़ वालों की शिक्षा और अन्य नियम कानून जयगढ़ वाले राज्य के लिए खराब है। इन्हें इनका मुंह तोड़ जवाब देना होगा। उधर विजयगढ़ वाले सोचते थे कि जयगढ़ वालों के लिए उनके कानून के बारे में अखबार में कुछ छपने नहीं दिए है। वो सबका मुंह बंद करना चाहते हैं। वो यहाँ के सारे मामलों को दबाना चाहते हैं। वो हथियार तैयार करके हमें ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसे में हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम उन्हें बताएं कि भगवान जिनके साथ होता है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जयगढ़ में कई सारे हुनरमंद लोग थे। इनमें से एक का नाम था शेरी बाई। उनकी खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ थे। वो जयगढ़ के लोगों को अपनी कला के कायल करके विजयगढ़ की ओर बढ़ गई। उनका विजयगढ़ पहुंचते ही वहाँ के लोगों को जयगढ़ से जैसे दुश्मनी भूल ही गए हों। विजयगढ़ के थिएटर, नृत्य कला और बाजार जैसे खाली हो चुके थे। शेरी बाई की कला से के लोग इतने दीवाने हो गए कि हर कोई उनके ठिकाने की ओर ही दौड़ते थे। सभी लोग के इस तरह के रवैये की वजह से विजयगढ़ के लोग अपना पैसा ही उस पर बर्बाद नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने राज्य की भी बर्बादी की ओर ले जा रहे थे। मनोरंजन का लोगों के लिए केंद्र बन चुकी शेरी बाई को लेकर जयगढ़ के मंत्री और पुरोहित और उन अन्य सम्मानित लोगों की यही राय बनाई कि इस नाचने वाली महिला को देश छोड़ने के लिए कहा जाए। विचार करने के बाद शेरी बाई के नाम यही शाही फरमान पहुंचा, जिसमें लिखा था कि आपके यहाँ होने से अप्रिय घटना होने की आशंका है। ऐसे में शाही फरमान है कि आप इस देश को छोड़कर चली जाएं। वैसे ये आदेश अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एकदम खिलाफ था। इसी वजह से शेरी बाई के साथ ही उनके देश जयगढ़ ने भी यही इस पर आपत्ति जताई। इस फरमान की वजह से जयगढ़ में खामोशी छा गई। हर कोई गुस्से में था। कुछ चाहते थे कि विजयगढ़ से बातचीत करके सुलह कर ली जाए और कुछ मांग युद्ध थी। फरमान आए हुए लगभग एक दिन हो चुका था। लोगों की तरफ से एक आवाज़ आने लगी, युद्ध युद्ध। ये सब सुनने के बाद मंत्री सैयद अंसकरी ने कहा, अब तो लोगों ने भी बता दिया कि वो क्या चाहते हैं। अब लड़ाई का ऐलान करने में देरी कैसी। इस पर एक सेठ ने कहा कि क्या सारे लोग लड़ने के लिए तैयार होंगे। युद्ध। मंत्री ने कहा कि शायद बहुत तैयार। सेठ ने पूछा कि क्या आपको यकीन है कि फतेह मिलेगी। अक्सरी ने कहा, हाँ बिल्कुल यकीन है। तभी लोग आपस में जंग जंग कहते हुए हथियार एक दूसरे को बांटने लगे। ठीक 30 साल पहले एक ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी जिसके कारण जयगढ़ हिल गया था। युद्ध में कई सारे खानदान तबाह हो गए थे। सबको एक दूसरे का खून का प्यासा हो गया था। उस वक्त पूरा जेल देशभक्त से भर
आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले जाबाज में मिर्ज़ा मंसूर भी थे। मिर्ज़ा को पूरा दिन जेल में हथौड़ा चलाना पड़ता था। बस आधे घंटे के लिए नवाज की छुट्टी मिलती थी। उसे हमेशा ही अपने बेटे मंसूर की याद आती। इस याद में उनका मन करता कि गंगा में डुबकी मारकर भाग जाऊं और बेटे से मिलाऊं। एक दिन ये इच्छा इतनी प्रबल हुई कि वो सही में गंगा में कूद गया। रात भर वो गंगा में गोते लगाता रहा। किसी तरह सुबह वह किनारे पहुंचा, लेकिन उसके शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची। सांसें चल रही थी, लेकिन हालत अधमरी जैसी थी। किसी तरह हिम्मत करके वो आगे बढ़ा और अपने बेटे अस्करी से मिलने पहुंच गया। अब देश में उठ रही युद्ध की मांग को देखते हुए जयगढ़ ने विजयगढ़ को सीरीबाई को उन देश को पहुंचाने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। विजयगढ़ ने साफ कह दिया कि वो जयगढ़ की फौज का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन सीरीबाई को वो छोड़ेंगे नहीं। उसे अदालत से सजा जरूर मिलेगी। जयगढ़ को विजयगढ़ के मामलों में दखल ना देते हुए अपने कदम पीछे खींच लेने चाहिए। विजयगढ़ में ऐसा जवाब मिलने के बाद अक्सरी के पिता मिर्जा जलाल को खुफिया तरीके से एक पत्र भिजवाया। उसमें लिखा था कि विजयगढ़ में हमारी लड़ाई शुरू होने वाली है। अब आपको जयगढ़ की ताकत का अंदाज़ा लगेगा। अगर लड़ाई के दौरान आपका कोई आँच आई तो आप उन्हें मेरी द्वारा भेजी गई ये मोहर दिखा देना। वो आपकी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा और मेरे कैंप तक ले आएगा। साथ ही कभी मुझे आपकी ज़रूरत पड़ी तो मुझे पता है कि आपको हमेशा मेरे साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। ये खत भेजने के तीसरे दिन ही जयगढ़ में पूरे बल के साथ विजयगढ़ पर आक्रमण कर दिया। दोनों राज्य की फौज का मुकाबला एक दूसरे के मंदौर के करीब 5 मील की दूरी पर हो रहा था। लड़ाई में विजयगढ़ के पास तोप की ताकत ज़्यादा थी, तो विजयगढ़ के पास पराक्रमी सैनिक थे। होते होते लड़ाई 1 महीने चली। इस दौरान कुछ शमशान सा बन गया, लेकिन दोनों देश के बीच युद्ध रुक नहीं रहा था। फिर ऐसा समय आया कि विजयगढ़ पूरी तरह से जयगढ़ पर भारी पड़ने लगा। हर बार जयगढ़ को हार का मुंह देखना पड़ा। अक्सरी को पूरा जयगढ़ कोस रहा था कि इसकी वजह से युद्ध शुरू हुआ और सारे लोग तितर बितर हो गए। ऐसे हालात में अक्सरी को सूझा कि मेरे पिता जिस किले की रखवाली करते हैं वो विजयगढ़ से अलग हो जाए तो आसानी से इन्हें हराया जा सकता है। उसने पिता को खत लिखकर कहा कि अब आप मेरी मदद कर सकते हो। आपको अपने वतन का वास्ता, आपको जयगढ़ को जिताने के लिए उस किले पर जीत हासिल करने में हमारी मदद करनी होगी। ये खत पढ़ते ही अक्सरी के पिता मिर्ज़ा जलाल किले पे बैठे बैठे सोचने लगे कि आखिर मेरे बेटे की हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा खत लिखने की। मैं भले ही अपने वतन से बेहद प्यार करता हूँ, लेकिन विजयगढ़ ने मुझे मुसीबत में के समय सहारा दिया। मैं इसके साथ गद्दारी कैसे करूं? ऐसा करके ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा? वहाँ मेरे कर्म को भोगने के लिए मेरा बेटा और दूसरी थोड़ी आएगा। जो भी मैं करूँगा उसे खुद भोगना पड़ेगा। तभी मन में हुआ कि बेटा का मोह भी कैसे छोड़ दूं। जब शाम ढल गई तब जयगढ़ के किले की अफसर की वर्दी पहना एक इंसान अक्सरी के टेंट के बाहर निकला। फिर जो विजयगढ़ के घायलों की लाइन में जमीन पर तुरंत लेट गया। जैसे तैसे रात हुई और जयगढ़ वाले ने विजयगढ़ के लोगों पर हमला कर दिया। इस अंधेरे में गोला बारूद उन्होंने चलाया दिए। आराम से सब कुछ करते तो कम से कम ज़्यादा लोगों की जान भी नहीं जाती। विजयगढ़ वालों ने कुछ पता भी नहीं चलता। तभी मिर्जा ने मन में हुआ कि ये लोग यहाँ तक पहुँच तो नहीं पाएंगे, अगर पहुँच गए तो मुझे क्या करना होगा। फिर मन से आवाज़ आई कि 30 साल से जिस जगह की इज्जत मिली उनके साथ दगा करने में कि मैं सोच नहीं सकता। बस तो क्या करना है वो तय है। फिर अंदर से आवाज़ आई, क्या दगा करना
हमेशा गुनाह होता है। अपने वतन के दुश्मनों से दगा करना गलत होगा क्या? तभी आसमान की तरफ से शोर होने लगा, शायद हवाई जहाज का शोर था। जयगढ़ वाले जीतते हुए नजर आ रहे थे। वो तेजी से किले की तरफ बढ़ रहे थे। मिर्जा ने मन में हुआ कि ऐसा करना उनकी गलती है कि किले का दरवाज़ा काफ़ी मजबूत है। किले के पास पहुंचते ही वहां से बंदूक चलेगी, जिनके आगे 1 घंटे नहीं टिक पाना मुश्किल होगा। मिर्जा ने सोचा, इतने सारे लोगों की जान क्या मैं जाने दूं? सिर्फ लोगों की जान जाने से ज़्यादा खतरनाक है जयगढ़ में पूरी सेना खत्म हो जाए गई। जयगढ़ की तबाही होना निश्चित। ऐसा ही चला तो विजयगढ़ कल से जयगढ़ की जीत हासिल कर लेगा और मेरे देश की माँ बहनों की ज़िंदगी भी खतरे में आ जाएगी। क्या मैं अपने मजहब और लोगों को विजयगढ़ की इस तरह से निशाना बनने के लिए छोड़ दूं? उफ, ये जहरीली गैस किले के अंदर कैसे आ रही है? क्या किसी जयगढ़ वाले ने कुछ किया होगा? ओह, यह तो यहाँ के सैनिक भेजे जा रहे हैं और किले की छत पर तोपे को चढ़ाया जा रहा है। अब जयगढ़ वाले किले के पास पहुंच गए। विजयगढ़ में होने वाली जयगढ़ियों की दुर्दशा को अब कोई नहीं रोक सकता। काश मैं कुछ कर सकता। मुझे कोई ज़बरदस्ती किले की चाबी छीन लेता, कोई मुझे मार डालता। मैं अपने वतन का नाश होते कैसे देख पाऊंगा? मैं बेबस हूँ। मेरे हाथों में जंजीर है, पैरों में बेड़ियाँ लगी हैं, शरीर का एक एक रोम जैसे जकड़ रखा है। मन में इतनी सारी जंजीर और बेड़ियों को तोड़ने के लिए बेटे के लिए किले के दरवाजे खोल दूं। पता है मुझे ये सब गुनाह है, लेकिन इससे क्या डरना? जयगढ़ वाले किले के पास बाहरी आक्रमण से बचने के लिए बनाए गए गड्ढों तक पहुंच गए। अब कुछ नहीं हो सकता। मेरा बेटा अक्सर भी घोड़े पे सवार होकर आ रहा है। मन में हुआ कि मैं नमक हरामी कर देता हूँ, इससे कुछ नहीं होगा। तो कम से कम मेरा बेटा तो बचा जाएगा। तभी तो बरसने लगे। मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने खून से लथपथ पड़ा था। हाय मेरा बेटा, मैंने अपनी वफा पर बेटे को कुर्बान कर डाला। मैं इसका बाप नहीं दुश्मन बन गया। धन्यवाद दोस्तों। कोशिश करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है। स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट करें। आशा करता हूँ आपको हमेशा से इसी तरीके की अच्छी अच्छी स्टोरियाँ मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।